लेकर आई है, जो हर कोने कोने में, शहर शहर में, गली गली में, जिसे इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जाना जाता है, ऐसे आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब। मालेगांव की तारीखी सरजमीन और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां मुझे लाउड स्पीकर के जरिए सुन रही मेरी माओं और बहनों, भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन, आज का ये तारीखी प्रोग्राम और आपका तारीखी इस्तकबाल, मैं मुबारकबाद दूंगा एजाज बेग साहब को, उनके साथी फारूक साहब को कि आपने खूबसूरत शाम सजाई है और बड़ी तादाद में शहर के नौजवान और बुजुर्गों को इकट्ठा किया है। यहाँ मौजूद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन वजाहत मिर्जा साहब, प्रभारी अहमद खान साहब, पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, इब्राहिम भाईजान जी, हाजी बब्बू खान साहब, तारिक फारूकी साहब, जमील क्रांति साहब, निजामुद्दीन राइन साहब, बिहार के स्टेट चेयरमैन मिन्नत रहमानी साहब और झारखंड की सरजमीन से आए हुए बुनकरों के बड़े नेता, बुनकरों के लिए बड़ा काम करने वाले मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक साहब के बेटे अनवार अहमद साहब, उन सब का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। एक शख्स को बहुत उसकी मेहनत के लिए मुबारकबाद देता हूँ, जिसने पिछले 10 दिन से बहुत मेहनत की, नासिर नजीर जो औरंगाबाद से हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में बड़ी मेहनत की। तकरीबन आधे घंटे का वक्त है आपसे गुफ्तगू करने के लिए। बाहर जो साथी इधर उधर टहल रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अंदर आ जाएं। मैं थोड़ी देर आपके बीच में संजीदा गुफ्तगू करूंगा और फिर उसके बाद आप अगर कहेंगे तो आपको थोड़ी बहुत शायरी भी सुनाऊंगा। कभी साहिर ने कहा कि कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे, मेरे हाथों ने बुनी रेशमी पोशाकें मगर मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। दोस्तों, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के साल भर पहले देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा, संसद में पहुंचा, तो मेरे जहन में यह था कि मैं जब उस ऐवान में पहुंचूंगा और पूरा मुल्क मुझे सुनेगा, तब मुझे कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है, जिन्हें उठाना है। सबसे पहले मेरे जहन में ख्याल था कि जब मैं पार्लियामेंट पहुंचूंगा तो बात करूंगा, तो शुरू करूंगा नजीब की मां के आंसुओं का दर्द बयान करूंगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों का दर्द बयान करूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों की बढ़ी हुई फीस का मुद्दा उठाऊंगा, जामिया के बच्चों की बात करूंगा। लेकिन वहीं कहीं मेरे जहन में यह भी था कि जब मैं खड़ा होऊंगा उस ऐवान में तो मेरी जिम्मेदारी बनेगी कि मैं एक ऐसे समाज की आवाज बन करके उस ऐवान में बोलूं जिसे बुनकर समाज कहा जाता है। और आपको वो दिन याद होगा कि जब मुझे मौका मिला तो मेरी जो दूसरी स्पीच हुई पार्लियामेंट में वो बुनकर समाज पर थी और मैंने उस ऐवान में खड़े होकर के ये कहा कि एक ऐसा समाज जो इस देश को कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है वो बुनकर उद्योग है। उस बुनकर उद्योग को तबाह कर दिया है हुकूमत ने पिछले 9 साल में। वो उद्योग जिसे पावर लूम इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसे हैंडलूम इंडस्ट्री कहा जाता है, उसे तबाह कर दिया इस सरकार ने, क्योंकि वो आपकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने पे लगे हुए हैं। कभी तनवीर ने शेर कहा था कि जरा सी बहस को दंगा बनाया जाता है,
तमाम शहर को लंका बनाया जाता है। हमें जलाओ ना यारों के वो कपास हैं, हमें मिला के तिरंगा बनाया जाता है। मैं जब ऐवान में खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि स्पीकर साहब, मैंने देखा है भिवंडी के लोगों का दर्द, मैंने देखा है मालेगांव के लोगों का दर्द, मैंने देखा है इचल करंजी के लोगों का दर्द, मैंने देखा है मऊ, मुबारकपुर, बनारस के लोगों का दर्द, मैंने देखा है टाटा का बर्बाद होता हुआ बुनकर उद्योग, मैंने देखा है त्रिची, गुंटूर से लेकर के, रांची से लेकर के, भागलपुर से लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जहां ये बुनकर समाज बड़ी तादाद में मौजूद है, उसके उद्योग को किस तरह साजिश करके बर्बाद किया गया। जब यूपीए की हुकूमत थी, यानी कि कांग्रेस की हुकूमत थी, तो आपको 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन भाजपा की सरकार आई तो उसने सब्सिडी घटा करके 10% कर दी और पिछले कई महीनों से वो भी मिलना बंद हो गई है। जब मैं पढ़ रहा था इस उद्योग के बारे में तो मुझे ये पता चला कि आप अपनी उंगलियों के हुनर से सिर्फ धागे से धागा नहीं जोड़ते हैं, आपने रिश्तों की भी एक डोर बांध रखी है आपस में, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके बीच में आए और आपसे गुफ्तगू करें। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अक़लियती शोबे का नेशनल चेयरमैन हूं, तो मैंने ये सोचा, मैंने ये प्लान किया कि मैं हिंदुस्तान के हर उस शहर में जाऊंगा जहां बुनकर समाज बड़ी तादाद में रहता है और उसका दर्द सुनूंगा, उसे फिर पलट करके जा करके हुकूमत से लड़ करके आपके लिए आवाज उठाऊंगा। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो पहला प्रोग्राम हमने रांची में किया। अनवार साहब यहाँ मौजूद हैं, कई हजार बुनकर समाज के लोग आए और उन्होंने अपना दर्द बयान किया, अपनी बातें की, और फिर आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मालेगांव वालों, आप मुझे बताओ, शायर जानते हैं, मैं जानता हूं इस भीड़ में तमाम ऐसे नौजवान और बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने किसी न किसी लम्हे में मेरी नज़्में सुनी है और मेरे लिए अपने मुसल्लों पे बैठ के दुआएं दी हैं। मैं जानता हूं कि जब मैं मदरसों की नज़्म पढ़ता था तब आप मेरे लिए दुआएं करते थे कि अल्लाह इस बच्चे को हिफाजत रखे। मैं जानता हूं कि जब मैं नजीब की माँ के आंसुओं को नज़्म बनाता था तो आप भी मेरे साथ रोते थे। जब मैं फलस्तीन पर नज़्म पढ़ता था तो आप भी मेरे साथ गुनगुनाते थे। जब मैं कश्मीर पे नज़्म पढ़ता था तो मैं जानता हूं कि आप भी मेरे साथ दुआएं करते थे कि इन सब मसलों का कोई हल निकले। लेकिन फिर आपने देखा कि एक दिन मैं सियासत में चला गया, बहुत सारे साथी नाराज भी हुए, बहुत सारे साथी खुश भी हुए। एक शायर बिरादरी का आदमी जो है वो सियासत में चला गया। मैं क्यों चला गया सियासत में? आज यहाँ आने का मकसद ये भी था कि मैं आऊं और आपके बीच में बात करूं, आपसे संवाद करूं, आपसे गुफ्तगू करूं। मुझे याद है कि मैं 2017 में जब पहली बार राहुल गांधी जी से मिला तो 2-3 मुलाकातों के बाद उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान, तुम अक़लियतों के मसले पर नज़्में पढ़ते हो, लेकिन कभी सोचा है कि इन मसलों के हल कैसे निकलेंगे, या हमेशा सारी जिंदगी नज़्में ही पढ़ते रहोगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि हल निकले, लेकिन कैसे निकलेगा आप बताइए, इसीलिए तो मैं आपसे बात करने आया हूं कि हल निकले। तो उन्होंने कहा कि अगर चाहते हो कि इन मसलों के हल निकले तो खुद सियासत में आओ, सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। मैंने उनकी बात पे आमीन कहा और मैंने सियासत का रुख किया, और आज यहाँ बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके सामने खड़ा हूं। हमने जब इस प्रोग्राम को प्लान किया तो इसका नाम हमने भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन रखा। जब एजाज भाई आए थे मेरे पास दिल्ली, नासिर नजीर साहब आए थे, फारूक साहब आए थे मेरे पास दिल्ली, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इमरान साहब मालेगांव आइए। तो मैंने कहा मालेगांव में तो बहुत सारे लोग थे जो छोड़ छाड़ के चले गए हैं, कुछ बचा है क्या अभी? तो उन्होंने कहा कि हम बचे हैं और हम लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा आपने आवाज दी है तो इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा, और मैं आज हाजिर हुआ। एजाज भाई यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूं, इस बात की परवाह मत करिए कौन बचा है, कौन चला गया, कौन नहीं है, ये सोचना छोड़ दीजिए। आज आपके सामने जो हजारों की आवाम बैठी है, ये दरअसल मुद्दों पर अगर आपके साथ खड़ी है तो इनसे बड़ा कोई साथी नहीं हो सकता। मेरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा चली कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा था।
मैं मालेगांव में खड़ा हूं, मैं महाराष्ट्र में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके किसी जलसे में आया हूं, तो सबसे पहले मैंने मालेगांव को चुना है। मैं मालेगांव से शुरुआत कर रहा हूं। अदब को पालने और पोसने वाला शहर है। मैं इस शहर में खड़ा होकर के बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे एक वादा करता हूं। उस दिन जब एजाज साहब आए थे और उनके साथी आए थे, तो हमने इनसे पूछा था कि मैं उस शहर में अभी तक नहीं आया हूं, लेकिन अगर आऊं तो वहां के लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए। अब तो खुदा ने मेरे हाथ में ताकत दी, पहले जबान में ताकत थी, अब तो कलम में भी ताकत दे दी है। बताइए मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। तो उन्होंने कहा था कि इमरान साहब, दो बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं उस शहर से, काजी अब्दुल अहद अजहरी साहब और हाफिज साजिद हुसैन अशरफी साहब, अगर इनसे मंसूब करके कुछ कर सकिए तो बताइए। तो मैंने एजाज साहब से उस दिन वादा किया था कि आप लोग कॉर्पोरेशन से जमीन तलाशिए, मैं वादा करता हूं कि मैं अपने फंड से एक शानदार लाइब्रेरी इन दोनों के नाम से मंसूब करके मालेगांव में बनाऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि यहां तालीम पर कुछ बुनियादी काम हो सके। लोग आएंगे जाएंगे, वो सब परवाह छोड़ दीजिए। मैं कुछ बुनियादी काम के लिए, तमाम सियासी रहनुमा आपके बीच में आते होंगे जो आपसे कहते होंगे कि आप हमारे साथ खड़े होइए, तब हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर अलग ऐलान कह सकता हूं कि मैं वो आदमी हूं कि जिसने पहले देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के बुनकरों की आवाज उठाई, उसके बाद बुनकरों के बीच में आकर के कह रहा है कि मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, मुझे अपने मसले बताइए, मैं आपके लिए खड़ा हूं। क्योंकि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं चुप नहीं हूं। मैं जानता हूं कि दौर मुश्किल है, मैं जानता हूं कि वक्त मुश्किल है, आवाजें खामोश की जा रही हैं, होठों पे ताला लगाया जा रहा है, जिंदान खुले हुए हैं, डराया जा रहा है। लेकिन मैं उसको गवाह बना के कहता हूं कि एक लम्हा भी पिछले तमाम वक्त में ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने आपकी परवाह के बगैर गुजारा हो और बिना आपके लिए लड़ते हुए गुजारा हो। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, आपकी आवाज बनकर के दोनों जगह मुसलसल पूरी मजबूती से बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं साथियों कि वक्त की तब्दीलियों को पहचानिए, वक्त के साथ चलिए। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, मुत्तहिद होने से काम चलेगा। इन दिनों जब मैं कभी सोचता हूं तो मैं मौलाना आजाद को अक्सर याद करता हूं और उनका जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दिया गया वो तारीखी भाषण भी याद करता हूं, जब उन्होंने वहां खड़े होकर के ये कहा था कि अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो, घबराओ मत, ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क हमारा है और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले तुम्हारी आवाज के बिना अधूरे रहेंगे। मैं अक्सर इसे याद करता हूं और ये सोचता हूं कि एक ऐसे वक्त में जब लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है, लोगों को लगता है कि आईन को पामाल किया जा रहा है, जमहूरियत को कुचला जा रहा है, ऐसे वक्त में हमें मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के खड़े होने की जरूरत है। और इसी कोशिश के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। क्यों शुरू की भारत जोड़ो यात्रा? 4000 किलोमीटर पैदल। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? 4000 किलोमीटर पैदल, हर दिन 25 किलोमीटर मुसलसल 4.5-5 महीने वो शख्स चलता रहा, लाखों का हुजूम लेकर के। क्यों चलता रहा? सिर्फ एक नारा था उसके लब पर, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो, नफरत को कम करने की कोशिश। मैं बताता हूं, मीडिया के साथी मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों की? तब मैं उनसे कहता हूं कि राहुल गांधी जानते हैं इस देश में, इस मुल्क में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का रुख किया और नफरत को कम करने का बीड़ा उठाया और उसी का असर हुआ। अभी कर्नाटक का रिजल्ट आया, आपने देखा। तमाम ताकत लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई, बुरी तरह हार गई। प्रधानमंत्री रोड शो पे रोड शो करते रहे, अपने मेयार से नीचे जाके भाषण देते रहे, होम मिनिस्टर भाषण देते रहे, पूरी भाजपा भाषण देती रही। लेकिन रिजल्ट क्या निकला?
मोहब्बत जीत गई और नफरत हार गई। और उसका असर क्या हुआ? जैसे ही रिजल्ट आया, कांग्रेस की सरकार बनने का ऐलान हुआ, सबसे पहला तोहफा क्या मिला मुल्क को? 2000 का नोट बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने 2000 का नोट बंद कर दिया। अच्छा, उन्होंने भी सोचा होगा कि जो नोट हमारे चुनावी काम नहीं आ सका उसे बंद ही कर दिया जाए, क्या फायदा। तो उन्होंने 2000 की नोट बंद कर दी। ये कह दिया कि ये नोट जो है अब आप बदलवा सकते हैं लेकिन चलेगा नहीं। तो इसका मतलब अब नोट की हालत बिल्कुल 2000 के नोट की हालत बिल्कुल अडवाणी जी जैसी हो गई है कि ये चलन में तो रहेगी लेकिन इसका कोई असर नहीं रहेगा। 2000 की नोट बंद कर दी उन्होंने। उसके बाद इमेज मेकओवर के लिए दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अभी घूम करके वापस लौटे। मेरे भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हुकूमत, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली हुकूमत। मैं महाराष्ट्र में खड़ा होकर के कह रहा हूं, 3 बड़े सूबे थे जहां जमहूरियत को लूट करके सरकार बनाई गई थी। एक था मध्य प्रदेश, एक था कर्नाटक और एक है महाराष्ट्र। कर्नाटक का रिजल्ट आपके सामने है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में इलेक्शन होगा तो वहां का रिजल्ट कर्नाटक से भी शानदार होगा। और जिस दिन महाराष्ट्र में इलेक्शन होगा तो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क देखेगा कि इस महाराष्ट्र में जिन्होंने जमहूरियत को लूट करके महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराई है, वो देखेंगे कि उनकी जमानतें जब्त होंगी और उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये यहाँ पे खड़ा होकर के कह के जा रहा हूं आप। और आजाद साहब, इस सफर में तमाम लोग ऐसे हैं जो छोड़ के जाएंगे, जाने दीजिए, बहुत सारे लोग चले गए। मैंने तो कभी एक शेर कहा था कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बड़ी लड़ाई में वही खड़ा होगा जिसमें हिम्मत होगा। मैं खड़ा हूं संसद में भी और संसद के बाहर सड़क पर भी। मैं हजार किलोमीटर का सफर तय करके हर दिन किसी न किसी शहर में जाकर के लोगों को बेदार कर रहा हूं। मैं कल हैदराबाद में था, उससे पहले रांची में था, उससे पहले कर्नाटक में था, केरल में था, तमिलनाडु में था, बिहार में था, आज यहां खड़ा हूं। तो आपसे यही कहने आया हूं कि नहीं डरिए मत। मोहब्बत को आखिरकार जीतना है और नफरत को हारना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बस वक्त की आंख से आंख मिलाइए, बेदार रहिए, वक्त की नब्ज को पकड़ के रखिए, क्योंकि वक्त बहुत बेरहम होता है। मेरी नई नस्लों, वक्त बहुत बेरहम होता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त बहुत बेरहम होता है। वक्त की नब्ज को पकड़ करके चलना है। और अगर आप इसी तरह चले तो यकीनन आने वाला दिन इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छा है। लड़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर है। एक नज़्म आपको सुनाता हूं, आप थोड़ा मूड में आएंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। 20-22 मिनट है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी शायरी भी हो जाए और थोड़ा आपसे गुफ्तगू भी हो जाए। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। ये वही वाला मालेगांव है ना जिसको हमने आज से 10-12 साल पहले देखा था, जो एक मिसरे पे मोहब्बतें लुटाता था, दामन भर देता था। मुझे देखना है कि वो जज्बा, वो मोहब्बत आज भी शहर में बाकी है या नहीं बाकी है। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद पढ़ता हूं और यहां से वहां तक पुकारता हूं आपको कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अब तैयार रहेगा जो लोग खड़े हैं हाथ बांध के, जो अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस जलसे में आ गए, मैं उनको भी पुकारता हूं, उनकी भी शिरकत हो कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया।
लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में हर भारत। मालेगांव वालों, हम लड़ते रहे, हमने सवाल खड़े किए, पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने पूछा कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हुआ। यहां बैठे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, नई नस्लों, आपके बीच में बड़ी जज्बाती बातें तो की जाती हैं, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर बुनियादी जगहों पे बातें नहीं की जाती। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बुनियादी जगहों पे खड़ा होकर के बुनियादी बातें करूं, जरूरी बातें करूं। मैंने हुकूमत से पूछा कि बताइए वो पेट्रोल और डीजल जो 58 रुपए लीटर था, आज वो 100 रुपए के पास कैसे पहुंच गया। मैंने उनसे पूछा कि आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी, हर चीज पर जीएसटी। फिल्मों को टैक्स फ्री करने वाली हुकूमत बताए कि फिल्में तो टैक्स फ्री कर देते हो, लेकिन टैक्स कफन पर क्यों लेते हो। कफन से टैक्स वसूलने वाली सरकार के पास फिल्में टैक्स फ्री करने के लिए पैसा है। तब इमरान खड़ा होकर के एक नज़्म आपको और सुनाता है कि कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, बहुत समझदार लोग हैं आप, मैंने कोई इशारा नहीं किया, बस मैंने चौकीदार कह दिया और आप समझ गए कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूं। सलाम करता हूं आपकी समझदारी को। समझ रहे हैं आपने जहां मैं कह रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। उधर जो पीछे लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे उनकी भी बेदारी मिलनी चाहिए, उनका भी जोश, उनका भी जज्बा मुझे दिखाई पड़ना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मालेगांव वालों, बस एक बहुत 2-3 छोटी आपसे बातचीत, वक्त कम है, और आखिर में एक नज्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है उसे सुना करके इस महफिल को, जी, मदरसा भी सुनाऊंगा, फिलिस्तीन भी सुना दूंगा, सब सुना दूंगा, लाल किला भी सुना दूंगा। मैं जानता हूं कि आप बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं और आपको बहुत सारी नज़में याद है। मुझे खुशी इस बात की है कि ये वो शहर है जहां मोहब्बतें लोगों के जहन में हैं। ये डराने की जो साजिशें हैं, ये जो कोशिशें हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हुकूमत हर दिन डराएगी। मुझे याद है कि जिस दिन हम लोगों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई, हमारे 70 एमपीज को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसमें राहुल गांधी जी भी थे, और हम 7 घंटे पुलिस थाने में डिटेन रहे। लेकिन हम वहां भी बैठ करके नारे लगाते रहे कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। हम वहां भी खड़े होकर के नारे लगाते रहे और हम उनसे कहते रहे कि नहीं, हमें डराइए मत। हमने पुलिस वाले साथियों से भी कहा
कि जब आप गैस सिलेंडर भरवाने जाते हैं तो जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1150 का भरवाते हैं, तो जेब तो आपकी भी ढीली होती है। उन्होंने कहा कि हाँ सांसद साहब क्या करें, होती तो है लेकिन मजबूरी है, ड्यूटी भी तो करनी है। तो मैं आपसे एक कह रहा हूं मेरे भाई कि हम मुद्दों पर बोल रहे हैं। हुकूमत हर दिन डराना चाहती है, हुकूमत चाहती है कि नस्लें खामोश हो जाएं, लेकिन नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम सवाल करते रहेंगे। जो राहुल गांधी जी का नारा है कि डरो मत, भारत को जोड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध दलित सब एकजुट हों और इस जालिमाना जो फैसले हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और फिर अगर कोई डराने की साजिश करे तो कोई शायर इमरान प्रतापगढ़ी बन करके मालेगांव में खड़ा होकर के अलल ऐलान फिर ये बोले कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब पहुंचाना दिल्ली तक अगले मिसरे को, के मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद तो यूनान की सड़कों पर निकला जीत का जश्न मनाने के लिए। तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर उन्हीं आंखों में सो रहा है, एक लिहाफ ओढ़ करके मैला सा। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास जाके उसे जोर से एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया और तू सो रहा है। तो फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? मेरे भाई, हम अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अब कसम है कि हाथ को जाना चाहिए जो अगला मिसरा है वो पूरे हिंदुस्तान में, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना
डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मालेगांव वालों, मेरी नई नस्लों, आप बहुत जोशीले लोग हैं, बहुत जज्बाती लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत भोले लोग हैं। मैं आपसे एक बात कहने आया हूं कि मैं जिस मिशन को लेकर के चल रहा हूं, जो राहुल गांधी जी का नारा है भारत जोड़ने का, मैं उस मिशन पे शहर दर शहर अपनी नींदें कुर्बान करके, आपकी मोहब्बतों ने मुझे सब कुछ दिया था, शोहरत, मोहब्बत, दौलत, सब कुछ दिया था, लेकिन मैं सब कुछ एक किनारे रख करके अगर शहर दर शहर जा रहा हूं, आपको बेदार कर रहा हूं, एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे मकसद को समझिएगा। मेरा मकसद बहुत बड़ा है। आपके बीच में लोग आएंगे, आपको लंबी लंबी तकरीरें करेंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस तो ऐसी, कांग्रेस तो वैसी। कांग्रेस ने आपके लिए किया क्या? ये कहा जाता है, यहाँ कांग्रेस के तमाम लोग बैठे हैं, एक सवाल आपके सामने तकरीरों में उछाला जाता है कि अगर कांग्रेस ने आपके लिए किया क्या? मैं बताता हूँ क्या किया। मैं मालेगांव में खड़ा हूं, मैं जानता हूं यहां से उठी हुई सदाएं पूरे हिंदुस्तान में जाती हैं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जो लोग बैठे हैं ये सिर्फ मालेगांव के नहीं है, इनके अंदर एक हिंदुस्तान है। इसी शहर में, पूरे शहर में एक अलग हिंदुस्तान जो बड़ा खूबसूरत और मोहब्बतों वाला है, प्यार वाला है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस शहर में आके बसे, तब मालेगांव बनता है। मैं बताता हूं क्या दिया मेरे भाई। अगर आपसे कोई ये कहे कि बताओ कांग्रेस ने अक़लियतों को दिया क्या है, तो पलट के उससे कह देना कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है, एजाज साहब, वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैन सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को आगे बढ़ के अपने सीने से लगाया और उन्हें इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ए के एंटनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सलमान खुर्शीद साहब को, के रहमान साहब को, डॉक्टर शकील साहब को इस देश का कैबिनेट मंत्री बनाया। और तो और वो कांग्रेस ही है कि एक वक्त जब लोग आपकी परछाइयों से बचने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे जैसी एक आवाज को जो अलग ऐलान आपके लिए बोलती है, उसे उठाया और इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में ले जाकर के बिठा दिया और कहा कि बोलो, अपनी आवाज बुलंद करो। वो कांग्रेस ही है जिसने एक दिन बहुत खामोश से रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो कोई अगर आपसे ये कहे कि क्या दिया है, तो पलट के जवाब दे देना। और इतना आपसे गुजारिश करता हूं मेरे भाई कि ये वक्त बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल वक्त में बहुत समझदारी से फैसले लेने हैं और आगे बढ़ना है। सोचना ये है कि जो दिल्ली की हुकूमत है वो कैसे बदले, क्योंकि अगर वो नहीं बदलेगी तो आप सूबों में हुकूमत बना भी लोगे तो लूट ली जाएगी। हमारा मिशन वो है, हमारा ख्वाब वो है कि 2024 में लाल किले की दीवार से जो तिरंगा झंडा फहराए उस शख्स का नाम राहुल गांधी हो। मैं उस मिशन को लेकर के निकला हूं। अब चूंकि लाल किले का जिक्र आया है और आखिर में 8 मिनट बचे हैं, तो मैं आखिर में एक लाल किले की नज़्म सुना करके इस महफिल को अंजाम तक पहुंचाता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जो इमारतें हैं, हाँ वो भी सुना देंगे, आपकी हर फरमाइश पूरी की जाएगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ, हाँ कुछ मेरे हिसाब से सुनाने दीजिए, फिर वो भी आपके तक भी आएंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं दिल्ली में लाल किले के आसपास से गुजरता हूँ और उन दीवारों को देखता हूँ और फिर नफरती चिंटुओं के बयान सुनता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि अगर ये दीवारें बोल पाती तो शायद यूं बोलती। जब मैं कभी कभी सुनता हूँ कि कोई एक आवाज उठ के आती है, कहती है कि लाल किले का भी नाम बदल दो, तो मुझे लगता है कि लाल किला अगर बोल पाता तो शायद यूं बोलता कि मैं लाल किला हूं। मैं खामोशी से नहीं पढ़ूंगा इस नज़्म को। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों के शोर में पूरा हिंदुस्तान सुने इस नज़्म को कि मैं लाल
किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। यहाँ मीडिया के साथी बैठे हैं, मुझे खुशी है कि यहाँ उर्दू मीडिया मजबूत है। मैं पहला बंद पढ़ता हूँ इस लफ्ज का कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। एक तेवर, एक बेबाकी जिसके लिए आप इमरान को पसंद करते हैं, भारत का इमरान खड़ा होकर के बोल रहा है कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। ये तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब लाल किले की दीवारें और मेरा एक बंद कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब तैयार रहना अगले मिसरे पे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। और आखिरी बार सुनना इस तर्ज का और तैयार रहना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। अगर आपको लगे कि ये सिर्फ इमरान बोल सकता है तो मेरी हिम्मत के लिए मुझे दुआएं देना। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलटे हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। ये जो बनाने की कोशिशें कर रहे हैं उनके नाम है ये मिसरे, सुनिएगा कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तैयार रहना वाले गांव वालों, पीछे तक जहां तक मेरी सभाएं पहुंच रही है कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता।
अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। काफी है कि दाद मिला मुझे मालेगांव में कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और अब मालेगांव वालों दाद तो अब चाहिए, क्योंकि अब इमरान बोल रहा है कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिर में आपसे इतना कहना है मेरे भाई, यहाँ एजाज बैठे हैं, फारूक साहब बैठे हैं, नासिर ने बहुत मेहनत की है और पूरा, चूंकि मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन हूँ, तो आपसे ये कह रहा हूँ, हाँ शायरी तो सुनिएगा ही, पहले जो कह रहा हूँ वो भी सुनिए। एक वादा आपसे मैं कर रहा हूँ, आपकी दुआओं ने मैं यूं ही नहीं पहुंच गया पार्लियामेंट, यूं ही कोई मुझे गुमनाम से प्रतापगढ़ से उठा करके लेकर के पार्लियामेंट में नहीं बिठा गया। उसका कारण है, मैं जानता हूं कि आपने अपने मासूम लम्हों में मेरे लिए दुआएं की हैं, तो आपकी वजह से, आपकी मोहब्बतों की वजह से इमरान जो है वो खासदार बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। यहां खड़ा होकर के एक बात आपसे कह रहा हूं, कभी मत सोचिएगा कि आप आवाज देंगे तो मैं लब्बैक कहता हुआ आपके पास नहीं आऊंगा। आप बुला करके देखिएगा, आपके मुद्दों पे जब लड़ने की बात आएगी तो जरूरत पड़ेगी तो यहाँ की हुकूमत से भी लड़ूंगा, दिल्ली की भी हुकूमत से लड़ूंगा, और जरूरत पड़ी तो अपनों से भी लड़ूंगा। सियासत मेरा पेशा नहीं है, सियासत मेरी मजबूरी नहीं है, सियासत जरूरी थी इसलिए सियासत में हूं। जिस दिन मुझे लगेगा कि सियासत ने मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी हैं, उस दिन सियासत छोड़ दूंगा और जो शायरी करता था वो शायरी करता रहूंगा। लेकिन आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि वक्त की नजाकत है, वक्त की जरूरत है, वक्त की मांग है, इसलिए वहां खड़ा हूं। और मेरे तमाम साथी इस बात के गवाह हैं कि मैं आपके लिए कल भी लड़ रहा था, जब मेरे जबान में और मेरे कलम में ताकत थी। आज स्टैम्प भी मिल गया है, मुहर भी मिल गई है, तो उसके जरिए भी लड़ रहा हूं। मालेगांव वालों, हमें ताकत दीजिए, उस राहुल गांधी को ताकत दीजिए जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ पूरे मुल्क में अकेला नेता है जो लड़ रहा है, और उसके कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होकर के मैं उसे देख रहा हूं, उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। अगर इस मुल्क में नफरतें कम होंगी तो फायदा किसका है? आपको ये बात समझने की जरूरत है, ये बात आपको समझाने के लिए आया हूं। मुत्तहिद होइए, और अगर कोई शिकवा भी है, कोई गिला भी है, तो कांग्रेस आपका पुराना घर है। अगर पुराना घर छोड़ करके आप निकले और कहीं गए कुछ बेहतर की तलाश में, तो मिला तो कुछ बेहतर नहीं है, ये सच्चाई, तो फिर पलट आओ। आपके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आपका भाई, आपका बेटा है। और नहीं, जिस दिन मुतमईन मत होना उस दिन मेरा गिरेबान पकड़ लेना और कहना कि इमरान तुमने कहा था, तुम्हारे कहने पे हम वापस लौटे थे। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मायूस नहीं करूंगा। उठा के देख लेना, जितनी मेरी छोटी सी जिंदगी है, जिंदगी में मैंने कभी पीठ दिखाना नहीं सीखा है। मैं लड़ता रहा हूं अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी मोहब्बत के साथ। आप पर जब भी कहीं सवाल खड़ा हुआ है, मैं बोलता रहा हूं। वक्त के हाकिम की आंख से आंख मिला करके पार्लियामेंट में खड़ा होकर के भी बोल रहा हूं मुसलसल। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, जमहूरियत को बचाइए, आईन को बचाइए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुल्क जो है वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा से चलेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये मुल्क महात्मा गांधी की विचारधारा से चलेगा, मौलाना आजाद के सपनों से चलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूलों से चलेगा, और राहुल गांधी जो इन दिनों मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत से चलेगा। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इसलिए मालेगांव आकर के आपसे अपील कर रहा हूं। और मेरे बुनकर भाइयों,
मैं जानता हूं कि आपके उद्योग को तबाह किया जा रहा है सरकारी शह पर। मैं यहाँ के बाद अभी भिवंडी जाऊंगा, मैं इचलकरंजी भी जाऊंगा, मैं बनारस भी जाऊंगा, मऊ भी जाऊंगा, मुबारकपुर भी जाऊंगा, भागलपुर भी जाऊंगा, रांची होके आ चुका, मैं गुंटूर भी जाऊंगा, मैं त्रिची भी जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान के हर शहर में जाऊंगा, मैं मुआयना में भी जाकर के बुनकरों से बातचीत करूंगा, उनका दर्द साझा करूंगा। मैं कल सुबह यहाँ एक पावर लूम में भी जाऊंगा और वहां लोगों से मुलाकात करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ तकरीरें करने नहीं आया हूँ, मैं कल भी रहूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात करूंगा और आपको ये एहसास दिलाऊंगा कि मैं नेताओं जैसा नेता नहीं हूँ। मैं पहले आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, बाद में नेता हूँ। एक बार फिर से, चूंकि वक्त की पाबंदियां हैं, पूरे प्रशासन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत सहयोग किया इस प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया कि आप बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। मैं आज चूंकि एक सियासी प्रोग्राम में आया हूँ, जल्दी ही मैं एजाज से और फारूक से कहूंगा कि कोई एक मुशायरा करिए, पूरी रात चले। मुझे मालेगांव के तमाम शोरा हैं, उनको भी सुनना है। मैं चाहता हूं कि मैं बैठ करके उनको सुनूं, जिनके साथ हमने बारहा बहुत से मुशायरे पढ़े हैं। तो हम अपने शायर दोस्तों को भी यहां से याद करते हुए ये कह रहे हैं कि आपकी मोहब्बतों का एक बार फिर से बहुत सारा शुक्रिया।